हाय एवरीवन, दिस इज धीरज अवस्थी। 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें चैप्टर रन कर रहा है द प्लेन, और प्लेन में ये 10th लेक्चर है जिसमें हम लोग होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री की बात करने जा रहे हैं। और जो होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री होती है, जो कि आप ये देख सकते हैं इक्वेशन है, ये दो प्लेन्स के पेयर को रिप्रेजेंट करे, इसकी कंडीशन क्या है। उसके बाद जो दो प्लेन इसके द्वारा रिप्रेजेंटेड होंगे उनके बीच का एंगल का फार्मूला क्या होता है, वो फार्मूला हम लोग स्टडी करेंगे। और एंड में ये दो प्रॉब्लम्स आप देख सकते हैं जिनमें हम लोगों को ये जो होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है ये प्लेन्स का पेयर रिप्रेजेंट करती है, इसको प्रूफ करना सीखेंगे। उन प्लेन्स के बीच का एंगल निकालने का ये फर्स्ट क्वेश्चन में जिक्र है, आप देख सकते हैं। और ये सेकंड क्वेश्चन एक अलग सा बहुत ही यूनिक सा क्वेश्चन है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन जो दी जा रही है ये आपको सेकंड डिग्री की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इक्वेशन की, जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन में है या यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह इक्वेशन बिल्कुल अलग आपको दिख रही है, लेकिन प्रूव यही करना है कि ये एक पेयर ऑफ प्लेन्स रिप्रेजेंट करती है। तो ये दो बेहद ही खूबसूरत क्वेश्चंस एंड में हम लोग सॉल्व करेंगे। उससे पहले जो भी थ्योरी है इस टॉपिक की, उस थ्योरी को पूरा अच्छे ढंग से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये जो हमारी सेकेंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन है इसका जो प्रारूप है उसको समझें। आप देख सकते हैं कि इसको होमोजीनियस इक्वेशन क्यों कहते हैं। होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब होता है ऐसा इक्वेशन जिसके हर टर्म की डिग्री सेम हो। हिंदी में कहें तो इसको समघातीय समीकरण कहा जाता है, द्विघात का, द्वितीय घात का समघातीय समीकरण, यानी ऐसा इक्वेशन जिसके हर टर्म की घात यानी जो डिग्री है, पावर जो है वो समान हो। अब पावर क्या होती है, वो केवल वेरिएबल में काउंट होगी। जैसे एक्स वाई जेड आपके तीन वेरिएबल हैं चूंकि 3D की इक्वेशन है, तो इस टर्म में फर्स्ट टर्म में आप देखिए डिग्री जो है वो एक्स में 2 है, सेकेंड टर्म में वाई में डिग्री 2 है, जेड में डिग्री 2 है। यहाँ पर वाई और जेड, एफ जी एच ये तो कॉन्स्टेंट्स हैं, आपको जो डिग्री है वो केवल वेरिएबल से आती है। तो वाई में 1 और जेड में 1, तो 1 + 1 कंबाइंड डिग्री इस टर्म की भी 2 है। जेड एक्स की 1 + 1 इसकी डिग्री भी 2 है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 6 टर्म इस इक्वेशन में हैं और सभी टर्म्स की डिग्री 2 है। दैट्स वाई दिस इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजीनियस इक्वेशन। You know, an equation is called homogeneous when the degree of all the terms in that equation is equal. तो इसकी एक कंडीशन ये भी है कि ये जो सेकेंड डिग्री की होमोजेनियस इक्वेशन होती है ये एक पेयर ऑफ प्लेन्स को रिप्रेजेंट करती है। क्यों करती है मैं भी आपको बताता हूँ। पेयर ऑफ प्लेन्स के लिए एक काम करते हैं कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि एक प्लेन का इक्वेशन आप इस तरीके का लिख लीजिए, 2x - 3y + 4z इज इक्वल टू 0। एक प्लेन ऐसा ले लीजिए और दूसरा प्लेन कुछ रैंडमली आप ऐसा ही लिख लीजिए। बस ध्यान ये देना है कि इन दोनों ही प्लेन्स के इक्वेशन में जो कांस्टेंट वाला यानी ax + by + cx + d वाला जो टर्म होता है, यानी जिसको हम लोग कांस्टेंट टर्म कहते हैं, वो नहीं है। कांस्टेंट टर्म दोनों ही इक्वेशन में 0 है। और अब इन दोनों इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इन दोनों इक्वेशंस को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि उस मल्टीप्लाइड इक्वेशन में आपको यही 6 टर्म्स देखने को मिलेंगे। यानी उसमें x² वाला टर्म होगा, y² वाला टर्म होगा, z² वाला टर्म होगा, एक xy वाला टर्म होगा, एक yz वाला टर्म होगा, एक zx वाला टर्म होगा, और कोई कांस्टेंट टर्म, प्योर कांस्टेंट जैसे लास्ट में कोई कांस्टेंट टर्म होता है, वो नहीं होगा इस इक्वेशन में। क्योंकि जब यहाँ कोई कांस्टेंट है ही नहीं इन दोनों इंडिविजुअल इक्वेशंस में, तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद भी कोई अकेला कांस्टेंट टर्म देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर कांस्टेंट टर्म आ गया तो इक्वेशन जो होगी वो होमोजीनियस नहीं रह जाएगी। कांस्टेंट टर्म की डिग्री तो 0 मान ली जाएगी, जबकि बाकी सारे टर्म्स की डिग्री 2 है। तो इसलिए ऐसे प्लेन्स का चुनाव किया गया है जिन प्लेन्स में डी वाला टर्म 0 है। और ऐसा प्लेन जिसमें डी वाला टर्म 0 हो, वो प्लेन कैसा होता है, वो पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है। यानी ये भी एक बड़ी डीप फाइंडिंग है कि कई लोग ये तो याद कर लेते हैं कि पेयर ऑफ प्लेन्स रिप्रेजेंट होगा, यानी इस इक्वेशन के द्वारा दो प्लेन रिप्रेजेंट होंगे, लेकिन ये चीज चूक जाते हैं। ये उनको नहीं बताया जाता है कि वो जो दोनों प्लेन्स होंगे वो ओरिजिन से पास करने वाले प्लेन्स होंगे। ये बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। हालांकि क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा इस चीज़ का कहीं हाईलाइट नहीं किया गया है, ना ही इसका कोई उपयोग किया गया है, लेकिन थ्योरी की अगर आपको उत्कृष्ट स्तर पर जानकारी रखनी है तो ये एक कॉन्सेप्ट जरूरी है कि द टू प्लेन्स that will be represented by this equation will be the two planes which pass through origin। तो ये मैंने क्रॉस चेक करने का एक तरीका बताया कि आप ओरिजिन से पास करने वाले दो प्लेन लिख लीजिए और उनको मल्टीप्लाई करिए तो इसी तरह की इक्वेशन आती है।
यानी कि इसका अगर उल्टा काम किया जाए, किसी तरह फैक्टराइज करके हम इस इक्वेशन को तोड़ें इस तरीके की दो अलग अलग इक्वेशंस में, तो वो दोनों इक्वेशन दो प्लेन्स की इक्वेशन होंगी। तो हमने पहचान लिया है कि हमारी होमोजेनियस इक्वेशन कैसी दिखती है। अब आप ये ध्यान रखिएगा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें जो कोफिशिएंट्स आप देख रहे हैं ए बी सी और एफ वाई एफ जी एच, ये कोफिशिएंट्स अपने निश्चित स्थान पर ही रहेंगे, यानी आप इनको उलट पुलट नहीं सकते। इनको ऐसा नहीं कि यहाँ पे एफ लिख दिया यहाँ पे एच लिख दिया, ऐसा नहीं कर सकते आप। ये बिल्कुल आपको इक्वेशन याद करनी है इसी रूप में। तो ए क्या होता है, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, बी इज कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, सी इज कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एफ जी एच मतलब अल्फाबेट में एफ जी एच ये ऑर्डर होता है, तो एफ के साथ एक्स वाई नहीं आता पहले। नॉर्मली तो आप एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स ये आपका साइक्लिक सीक्वेंस होता है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि एफ के साथ जो पहला टर्म रहेगा उसके साथ वाई जेड से स्टार्टिंग होती है। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप लापरवाही में इसमें 2f xy लिख देंगे तो आगे सारे फार्मूले जो आप पढ़ने वाले हैं, एंगल का फार्मूला और जो कंडीशन आप पढ़ने वाले हैं, वो सब गलत हो जाएगी। तो यहाँ बिल्कुल भी आप इनको अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते हैं, ये इसी फॉर्मेट में आपको याद करना होगा। तो अब वो कंडीशन चलिए देख लेते हैं कि कंडीशन क्या होती है कि कब ये इक्वेशन हमारी दो प्लेन्स के पेयर को रिप्रेजेंट करेगी। सो लेट्स सी व्हाट इज द कंडीशन। कंडीशन को आप दो रूपों में याद कर सकते हैं। एक रूप है डिटर्मिनेंट के रूप में। एक डिटर्मिनेंट आपको लिखना चाहिए जिसके डायगोनल में आपके ए बी सी रहेंगे, और ये जो बाकी पोजीशंस हैं इनमें सिमेट्रिकली जो है एच यहाँ इन दो पोजीशन पे रहेगा, जी इन दो पोजीशन पे रहेगा और एफ इन दो पोजीशन पे रहेगा, इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा ये टेढ़ा मतलब याद करने के लिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूं कि डायगोनल में आपको ए बी सी रखना है, उसके बाद ये जो दो पोजीशन हैं इन दो पोजीशन में आपको एच रखना है, फिर ये जो दो पोजीशन हैं इनमें आपको जी रखना है, और ये दो पोजीशन, ये सिमेट्रिकल डिटर्मिनेंट होता है ना, तो यहाँ आपको एफ रखना है। यानी ऐसे याद रख लीजिए, यहाँ पे एफ, यहाँ पे जी और यहाँ पे एच, ये याद रखने का तरीका है। तो थोड़ा सा अलाइनमेंट में इनको दोबारा से लिख लेते हैं। तो ये डिटर्मिनेंट है और दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कंडीशन ये है। याद रखने का तरीका फिर से देख लीजिए एक बार। डायगोनल में ए बी सी रहेंगे और इन डायगोनल और इस तरीके से जो हमारी ये तिरछी तिरछी दो दो पोजीशन होती हैं उसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है एफ जी एच, तो उल्टा चलेगा नीचे की तरफ से एफ जी एच, यानी यहाँ पे उल्टा पहले एच आएगा, यहाँ पे जी आएगा, यहाँ से एफ आएगा। अगर इस डायरेक्शन से आप देखते हैं तो इधर वाले में एफ, इधर वाले में जी और इधर वाले में एच, ऐसे फिलिंग करनी है। और दूसरा फॉर्म है कि अगर इसी डिटर्मिनेंट को ओपन कर लिया जाए तो एक एक्सप्रेशन आपको याद रखना होगा। दैट एक्सप्रेशन इज ए बी सी प्लस 2fgh माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट में आपको दिक्कत होती है तो आप इस फॉर्म में, ये ओपन फॉर्म है, इसको याद रख सकते हैं। ABC प्लस 2fgh माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो कंडीशन हमने देख ली है। अब आगे चलते हैं कि जब ये साबित हो गया इस कंडीशन के थ्रू कि हमारी होमोजेनियस इक्वेशन दो प्लेन्स का पेयर रिप्रेजेंट कर रही है, तो अगली चीज आती है उन प्लेन्स के बीच का एंगल क्या है। तो उस एंगल का फार्मूला चलिए अब देखते हैं। So now let's see what is the formula for the angle between these two planes represented by the homogeneous equation of second degree. So the formula is tan theta is equal to 2 under root f square plus g square plus h square minus bc minus ca minus ab divided by a प्लस बी प्लस सी। अंडर रूट सिर्फ ऊपर ही है, ये जो बाहर नीचे वाला पोर्शन है ये अंडर रूट के अंदर नहीं है। और देखिए यहाँ पे एक चीज़ ये भी जान लीजिए कि जब भी दो प्लेन काटते हैं, पिछले वीडियोस में सब बताया गया है आपको कि एक एक्यूट एंगल बनता है, दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल बनता है। तो जाहिर सी बात है कि इस फार्मूले पर एक मॉड लगाया जाता है कि सपोज दैट आपने कैलकुलेशन किया और वो वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो नेगेटिव वैल्यू तो ऑब्ट्यूज एंगल दे देगी, जबकि बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा जब एक एंगल आपसे पूछ रहा हो तो वो एक्यूट एंगल ही हमको बताना है। तो सपोज करिए tan थीटा की वैल्यू माइनस में आ गई, समथिंग -3/4,
तो हमें इसका मॉड ले लेना चाहिए। मॉड लेने से वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है और पॉजिटिव वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो एंगल निकलेगा लाइक इट इज tan इनवर्स 3/4 वो आपका एक्यूट एंगल होगा बाय डिफॉल्ट। तो मॉडुलस आप यूज कर सकते हैं। अगर नेगेटिव वैल्यू कैलकुलेशन में दिखाई पड़े तो मॉड लगा लेना, अगर पॉजिटिव ऑलरेडी आ रहा है तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये हो गया एंगल का फार्मूला। अब लास्ट में एक चीज और देखते हैं कि एक होती है कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर प्लेन्स, यानी अगर ये दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं तो इसकी कंडीशन क्या है। अगर ये दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर होंगे तो tan थीटा जो है tan 90 होगा और tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। इन्फिनिटी को हम 1/0 लिख सकते हैं और 1/0 के आगे ये पूरा एक्सप्रेशन आप लिखेंगे 2√h(f² + g² + h² माइनस so on डिवाइडेड बाई a + b + c। और अब 1/0 में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के साथ जो है a + b + c आ जाएगा और ये पूरा सारा अंडर रूट वाला पोर्शन जो है 0 के साथ जाकर के 0 हो जाएगा। सो यू कैन सी कि कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर प्लेन्स ये रहेगी कि जो हमारे कोफिशिएंट होते हैं x², y² z² के ABC, उनका तीनों का जो सम है वो 0 आएगा। तो अगर कोई क्वेश्चन इस पर बेस्ड बना देता है कि होमोजीनियस इक्वेशन आपको दी हुई है और कह रहा है कि बताइए कि इसके द्वारा रिप्रेजेंटेड जो दो प्लेन्स हैं वो परपेंडिकुलर हैं तो उसकी कंडीशन क्या है, तो आप ये फार्मूला लगा करके जो भी कंडीशन है या किसी अननोन की वैल्यू फाइंड करने को देगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ऐसी ही चीज़ें बनाई जाती हैं कि कोई के वगैरह कांस्टेंट डाल देगा अल्फा या के, कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा सो दैट द टू इक्वेशंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन आर परपेंडिकुलर। तो बस आप 3 कांस्टेंट उठाएंगे ABC जो कि कोफिशिएंट होते हैं x² y² z² के और उनको प्लस करके 0 करेंगे, जो भी वहाँ से रिक्वायर्ड चीज़ है वो आपको मिल जाएगी। तो देखिए यही थ्योरी है। एक तो हमको कंडीशन याद करनी है ये डिटर्मिनेंट के रूप में या इस एक्सप्रेशन के फॉर्म में। दूसरा हमें ये एंगल का फार्मूला याद करना है कि अगर एंगल पूछा जाता है तो इस फार्मूले का प्रयोग होगा। और अगर परपेंडिकुलरिटी की कोई कंडीशन से रिलेटेड अगर कुछ बना देता है तो बस ये याद रखना है कि जो कोफिशिएंट्स हैं x² y² z² के उनका सम 0 होता है, a + b + c = 0। तो चलिए अब एंड में हम लोग 2 क्वेश्चंस जो हमने आपको दिए हैं उनको सॉल्व करके इस पूरी कॉन्सेप्ट को कंसोलिडेट कर लेते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं। सो दैट दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ प्लेन्स एंड आल्सो सो दैट द एंगल बिटवीन द प्लेन्स इज cos इनवर्स 4/9। तो सबसे पहले ये इक्वेशन आप लिखिए जो होमोजीनियस इक्वेशन है 2x² - 2y²। यहाँ से सारे कोफिशिएंट्स उठा लीजिए। तो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -2 है, c की वैल्यू 4 है। फिर ये क्या होता है 2f(yz) होता है। तो 2f अगर 2 है तो f की वैल्यू इसका आधा करके आएगी, 2 का आधा 1 होगा। फिर 2f(yz) के बाद 2g(zx) होता है। तो g जो है इसका हाफ करके आएगा 6 का, चूंकि ये 2g होता है तो इसका हाफ करिए तो g आ जाएगा दैट इज 3। और लास्ट में 2hxy हो जाता है तो जो आपका h है वो इसका हाफ बनेगा दैट इज 3/2। सारे ये 6 कॉन्स्टेंट्स लिख लेने के बाद अब आपको शो करना है कि पेयर ऑफ प्लेन है तो आप अपना डिस्क्रिमिनेंट लिखेंगे। जो हमारा एक्सप्रेशन होता है या डिटर्मिनेंट होता है उसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, इसको डेल्टा सिंबल भी दे सकते हैं। नाउ आप डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा कैलकुलेट करेंगे जिसका ओपन वाला वर्जन है ABC + 2fgh -af² - bg² -ch²। आप चाहे तो डिटर्मिनेंट का प्रयोग भी कर सकते हैं। पुट द वैल्यूज 2 × -2 × 4 प्लस 2 × 1 × 3 × 3/2 माइनस af² दैट इज 2 × 1 माइनस b दैट इज -2 और g का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस c की वैल्यू अपना 4 है और h² h 3/2 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 9/4। नाउ इनको फर्दर कैलकुलेट करिए। दिस इज -16, दिस सेकेंड टर्म इज बिकमिंग 9, ये हो रहा है -2, ये हो रहा है +18 और ये हो रहा है -9। इसमें निगेटिव वैल्यूज आ रही हैं -18 और -9 दैट इज -27 और पॉजिटिव वैल्यूज भी 9 + 18 आ रही हैं +27। कैंसिल होकर के ये चीज़ 0 आ रही है। तो सिंस हमारा डेल्टा 0 आ गया है, इससे प्रूव हो जाता है कि द गिवन इक्वेशन
रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ प्लेन्स। सेकेंड स्टेप है कि हमको एंगल फाइंड आउट करना है। नाउ एंगल के लिए tan थीटा का फार्मूला लगाएंगे जो कि है 2√f² प्लस g² प्लस h² माइनस BC माइनस CA माइनस AB डिवाइडेड बाई A प्लस B प्लस C। अच्छा, हमें प्रूफ कॉस इनवर्स में करना है, लेकिन फार्मूला तो हमारे पास tan का ही है, तो पहले tan थीटा निकालेंगे, बाद में उसको कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो वैल्यूज पुटअप करिए, 2√, वैल्यूज हमको एक बार फिर से चाहिए यहाँ पे, नीचे A प्लस B प्लस C दैट इज 2 प्लस माइनस 2 प्लस 4। कैलकुलेट करिए, 2√, के अंदर जो है क्वांटिटी बन रही है 1 प्लस 9 दैट इज 10 प्लस 9/4, ये बन रहा है प्लस 8, ये बन रहा है -8 और ये बन रहा है प्लस 4। नीचे आ रहा है कुल मिला के 4। तो अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी 8 कैंसिल हो गया, 10 और 4 14 हो गया, 14 प्लस 9/4 डिवाइडेड बाई 4। तो हमारा tan थीटा आ चुका है। अब इसे हमें कन्वर्ट करना होगा cos थीटा में। tan थीटा है √65/4। तो जाहिर सी बात है cos थीटा कैसे आएगा, ट्रायंगल से निकाल लीजिए। tan में ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। हाइपोटेनस कितना बनेगा, इसका स्क्वायर करिए 65 और प्लस इसमें 16 ऐड कर दीजिए तो 81 का अंडर रूट जो है 9, यानी जो तीसरी साइड है 9 आ गई। और अब इससे cos थीटा आ जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस 4 है और हाइपोटेनस 9 आ गई है। सो दिस वे वी कैन फाइंड द एंगल थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 4/9, जो कि इस क्वेश्चन के दोनों टारगेट थे हमारे। अब चलते हैं, इसका जो दूसरा क्वेश्चन है बहुत ही यूनिक टाइप का क्वेश्चन है, अलग टाइप का, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारी इक्वेशन दी जा रही है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं है। तो किस तरीके से हम दिखाएंगे कि ये पेयर ऑफ प्लेन्स को रिप्रेजेंट करती है। तो जाहिर है पहले इस इक्वेशन को हमें चेंज करके इसे होमोजीनियस फॉर्म में लाना होगा, उसके बाद ही कंडीशन लगा करके प्रूव होगा। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को ट्रीट करना स्टार्ट करते हैं। पहले इसको आप फर्दर सॉल्व करें। तो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले इसका एलसीएम जो होगा y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स और x माइनस वाई, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी इक्वेशन को। मल्टीप्लाइंग बाई y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई इन द होल इक्वेशन वी गेट। तो a के साथ अपने ये दो टर्म आ जाएंगे, z माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस वाई। फिर b के साथ अपने ये वाले दो आ जाएंगे, y माइनस जेड इंटू एक्स माइनस वाई। और c के साथ जो ये दो टर्म हैं आ जाएंगे, y माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है इनको सबको मल्टीप्लाई करिए ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म की ओर हम लेके जा सकें। इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा zx माइनस वाई जेड माइनस x² प्लस XY। अगला टर्म मल्टीप्लाई करिए, XY माइनस y² माइनस ZX प्लस YZ। फिर आगे है C के साथ YZ माइनस XY माइनस Z² प्लस ZX। ये टर्म्स मल्टीप्लाई हो गए। अब जाहिर सी बात है सबसे पहले आप ए वाला टर्म ढूंढें, तो माइनस AX² है। हम एक काम कर सकते हैं कि सीधे इसका साइन भी चेंज करते हुए चलें। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करने पर दो काम एक साथ कर रहे हैं, एक तो टर्म्स को अलग अलग छांट करके ला रहे हैं और साथ में सबका साइन चेंज कर, क्योंकि जो स्क्वायर वाले टर्म हैं आप देखिए वो नेगेटिव आ रहे हैं, माइनस x² आ रहा है, माइनस BY² आ रहा है, तो हम साइन भी चेंज करते चलें तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे। तो AX² प्लस BY² प्लस CZ²। इसके आगे वाले जो टर्म्स मिलेंगे उनमें आप बड़ी सावधानी से कोफिशिएंट्स को कलेक्ट करिएगा। तो जो YZ वाला है वो आएगा माइनस B प्लस C माइनस A YZ।
2f(yz) की जगह आपको ये कोफिशिएंट मिलेगा। फिर yz के बाद zx वाला टर्म जो होता है वो आएगा माइनस c प्लस a माइनस बी zx। सब कुछ एकदम साइक्लिकली चल रहा है, a प्लस बी माइनस सी एक्स वाई। अब आप देख सकते हैं कि दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। अब जब होमोजीनियस इक्वेशन आपको दिख गई है तो इसके आप ए बी सी और एफ जी एच जो होते हैं उनको कलेक्ट करिए। लेकिन एक दिक्कत है कि इस इक्वेशन में पहले से ही हमारे ए बी सी इन्वॉल्व है, तो जो हमारा फार्मूला है उसको हम स्मॉल ए बी सी स्मॉल एफ जी एच के बजाय कैपिटल लेटर्स में कर लेते हैं। यानी जिन कोफिशिएंट्स को हम स्मॉल ए बी सी एफ जी एच लिखते हैं उनको कैपिटल लिख लीजिए। तो कैपिटल ए की जगह यहाँ स्मॉल ए आ जाएगा, कैपिटल बी की जगह कोफिशिएंट स्मॉल बी आ जाएगा, कैपिटल सी की जगह स्मॉल सी आ जाएगा, कैपिटल एफ की जगह ये 2f होता है तो इसका हाफ करिए तो आपको f मिल जाएगा, दैट इज माइनस हाफ b प्लस सी माइनस ए। जो g है वो इसका हाफ करने से आ जाएगा, दैट इज माइनस हाफ c प्लस a माइनस b। फिर जो h है वो इसका हाफ करिए तो आ जाएगा माइनस हाफ a प्लस बी माइनस सी। अब आपको दिखाना है कि पेयर ऑफ प्लेन रिप्रेजेंट कर रहा है तो कंडीशन लिखिए। अब कंडीशन इसमें आपको डिटर्मिनेंट के फॉर्म वाली मदद करेगी, क्योंकि अगर आप ओपन में जाएंगे तो आपको बहुत लार्ज कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा, तो यहाँ डिटर्मिनेंट आपकी हेल्प कर देगा। नाउ द डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा कैन बी रिटन एज, जैसे कि मैंने बताया था कि डायगोनल में आपको ए बी और सी लिखने होते हैं, बाकी एफ जी एच उल्टे ऑर्डर में, यानी यहाँ पे h 2 जगह, यहाँ पे g 2 जगह और यहाँ पे f 2 जगह। ये आपकी डिटर्मिनेंट वाली कंडीशन। अब आपको इसको 0 शो करना है, तो चलिए सारी वैल्यूज एक एक करके पुट करिए डिटर्मिनेंट में। a की जगह स्मॉल a है, h की जगह माइनस हाफ a प्लस बी माइनस सी है, और g की जगह माइनस हाफ c प्लस a माइनस b है। फिर आइए h की जगह माइनस हाफ a प्लस बी माइनस सी, और b की जगह b, और फिर से f है तो माइनस हाफ b प्लस सी माइनस a। फिर आपको g लिखना है, दैट इज माइनस हाफ c प्लस a माइनस b। फिर f लिखना है, दैट इज माइनस हाफ b प्लस सी माइनस a, और फिर है c। अब यहाँ बड़ी मज़ेदार चीज़ आपको देखने को मिलने वाली है कि डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट लगाई जाती हैं सॉल्व करने के लिए। अगर आप गौर से देखें कि हम इनमें से तीनों, मतलब आइदर तीनों रोज को जोड़ दीजिए या तीनों कॉलम्स को जोड़ दीजिए। लेट अस से हम इसमें कॉलम 1 को टर्न करते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज तो आपको मालूम ही होगी। तो अगर हम इसको और इसको दोनों को ला के यहाँ पे जोड़ेंगे तो आप देखेंगे सारे जीरो हो जाएंगे। लाइक ये प्लस ए है और माइनस हाफ ए और माइनस हाफ ए दो जगह से मिलके माइनस ए बनेगा, जो कि ए को कैंसिल कर देगा। और ये देखिए माइनस हाफ बी और ये प्लस हाफ बी, माइनस माइनस प्लस हो रहा है, यानी अगर इन तीनों को ऐड कर रहे हो तो सारे जीरो हो जा रहे हैं। तो जब इन तीनों को यहाँ पे जोड़ेंगे C1 में तो यहाँ भी जीरो, सिमिलरली इन तीनों को यहाँ ला के जोड़िएगा तो यहाँ भी जीरो हो जाएगा। ये तीनों भी जब आपस में आप ऐड करके देखिएगा सारे प्लस माइनस सब एक दूसरे से कैंसिल होकर जीरो बन रहे हैं। उसके बाद बाकी तो आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए। नाउ सिंस one whole complete column of the determinant is 0, therefore value of the whole determinant will also be equal to 0। और चूंकि हमारा डेल्टा यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया है तो इससे ये प्रूव हो जाता है, हेंस द इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ प्लेन्स। तो इस तरह ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है। वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट में आप ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं अपने अपने प्लेस का नाम ज़रूर बताइए। अगले वीडियो का इंतज़ार करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।